नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो हमने चर्चा चालू की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने पूरा देखा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक यूनिट्स, है ना। उस क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में समझा हुआ था कि एल्डोसेस क्या होते हैं, कीटोसेस क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, आदि आदि, है ना। साथ ही उस क्लास में हमने मोनोसैकेराइड्स का पूरा बेसिक समझा हुआ था, उनके बारे में हमने देखा हुआ था। आज की इस क्लास में हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, परंतु हम यहाँ पर आज उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संरचनात्मक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके संबंध में उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चालू करते हैं हमारी क्लास को। इस पर्टिकुलर क्लास को हम एक टॉपिक का नाम दे सकते हैं कि दैट इज स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। इस स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसैकेराइड टॉपिक के अंतर्गत हमको कायरल कार्बन्स क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, है ना, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमको समझना है। ये क्लास हमारी दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। ये अभी क्लास है, इसके बाद एक और इसका कंटिन्यूएशन में आपको लेक्चर मिलने वाला है, जिसमें हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आगे भी और कंटिन्यूस चर्चा चालू करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आता है असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, देखो सिंपल सा समझने के लिए एक उसके तौर पे समझो, मैं आपको समझाता हूँ। समझो कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5 और 1 6, है ना। टोटल 6 कार्बन हम यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब इन कार्बन के साथ, है ना, इन कार्बन के साथ कोई ना कोई कार्बन की वैकेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है एग्जैक्टली 4 होती है ना। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है उसको फुलफिल करने वाले कोई लोग होंगे, कहीं हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, कहीं ऑक्सीजन फुलफिल करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इस बीच के कार्बन को उठाता हूँ। ठीक है, इस कार्बन की एक वैलेंसी ये कार्बन फुलफिल कर रहा है, इस कार्बन की एक वैलेंसी ये कार्बन फुलफिल कर रहा है, मतलब 2 वैलेंसी इसकी अभी भी क्या है, खाली है। अब समझो इनमें से आप एक ऐसा कार्बन अज्यूम करो, है ना, इनमें से एक ऐसा कार्बन अज्यूम करो जिस पर चारों क्या होने, चारों जो उसके साथ एटम, चारों वैलेंसी से जुड़ने वाले जो एटम हैं वो चारों डिफरेंट हो। मतलब इधर पे एक कार्बन जुड़ गया, इधर पे एक कार्बन जुड़ गया, क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। मतलब मैं कहूं कि ये और ये अलग भी हो जाए, लेकिन ये तो दोनों तरफ कार्बन हो गया, तो सेम हो गया। वो हमारा पॉइंट क्या है कि असिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, वह कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी पे जुड़ने वाले 4 एटम अलग अलग हों। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो एन असिमेट्रिक कार्बन विच इज ऑल्सो नोन एज द कायरल कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अभी जस्ट बात करी थी, और सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो ये जो कार्बन है, पर्टिकुलर कार्बन है, इसके साथ एक अलग एटम हो, इसके यहाँ पे एक अलग एटम हो, यहाँ पे एक अलग एटम हो, यहाँ पे एक अलग एटम हो। अब मैं कहता हूं कि जैसे ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ के बीच के जो कार्बन है, क्या इनके साथ ऐसा हो सकता है? संभव नहीं है इनके साथ। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इनके एक तरफ कहीं ना कहीं क्या आ जा रहा है, दो तरफ कहीं ना कहीं क्या आ जा रहा है, कार्बन एटम ही आ जा रहा है। ठीक है, तो इनके साथ तो ये संभव है ही नहीं। मतलब ये संभव किसके साथ है? इसके साथ संभव है, या तो फिर इसके साथ संभव है, बाकियों के साथ संभव नहीं है। ठीक है, This unique arrangement results in a non-superimposable mirror image called enantiomers। अब वापस से कि हमने कहा कि एक ऐसा कार्बन जिस पे जुड़ने वाले जो उसकी वैलेंसी पे जुड़ने वाले जो 4 एटम हैं वो चारों डिफरेंट हो, तो हम उसको असिमेट्रिक या कायरल कार्बन कहते हैं। पहला पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट आता है कि enantiomers क्या होते हैं। ड्यू टू दीज कायरल कार्बन्स जो उसमें एटम जुड़े हुए हैं वो अपनी क्या है, पोजीशन चेंज करते रहेंगे, और उनकी पोजीशन की चेंज होने की वजह से क्या होता है, एक मिरर इमेज का निर्माण होता है। उस मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं? इनेंशियोमर कहते हैं। इनके बारे में अभी हम धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ शब्द आए तो मैंने उसको एक बस एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो असिमेट्रिक कार्बन क्या है, कायरल कार्बन क्या है, पहले उसको समझना था, वो हमने यहाँ पर समझा। इसको डायग्राम में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ग्लूकोज का उदाहरण रख करके बताया था, हम इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड में समझते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के पर्सपेक्टिव या किसी अन्य भी उसमें पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, वापस इसको बात करते हैं। जैसे ये एग्जैक्टली आपका एक कार्बन कंपाउंड हो गया, यहां पर एक कार्बन कंपाउंड हो गया, और यहां पर भी एक कार्बन कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये जो कार्बन कंपाउंड है इससे जुड़े हुए
हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो जुड़ा हुआ तो क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड ही हो गया, इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस तरफ तीन तरफ जो जुड़ेगा वो क्या है, H3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन कंपाउंड जुड़ने वाला, हाइड्रोजन एटम जुड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या जो कायरल कार्बन का डेफिनेशन था उसमें था, असिमेट्रिक कार्बन का डेफिनेशन उसमें था कि चारों एटम डिफरेंट हो, पर यहाँ तो 3 सेम हो गए, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर कार्बन नंबर 1 जो है वो कायरल कार्बन नहीं हो सकता। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो यहाँ पे कार्बन है, इसके एक तरफ क्या आपका जोड़ रहा है, कार्बन जोड़ रहा है, CH3 ग्रुप जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, CH2 ग्रुप जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, कार्बन ग्रुप जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप इसको कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, इसको आप कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एक कंपाउंड जोड़ रहा है, और उस कंपाउंड की जोड़ने की वजह से, है ना, यहाँ पर भी एक कंपाउंड जुड़ा, यहाँ पर भी एक कंपाउंड जुड़ा, यहाँ पर भी एक होल कंपाउंड जुड़ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। चूंकि तीनों या चारों जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूट्स जो हैं अलग अलग नेचर के हैं, इस कारण ये कार्बन क्या हो जाता है, एक असिमेट्रिक कार्बन होता है, मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई समानता नहीं है। मतलब क्यों, क्योंकि चारों उसके वैलेंसी क्या है, अलग अलग एटम से या सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे, मान लीजिए इधर पे क्लोरीन है, इधर पे ब्रोमीन है, इधर पे हाइड्रोजन है, इधर पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, दैट मींस कि चारों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। हम इसकी बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है अकायरल कार्बन। क्यों है अकायरल, तो ये मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर CH3 डिफरेंट हुआ, Br डिफरेंट हुआ, ब्रोमीन डिफरेंट हुआ, हाइड्रोजन डिफरेंट हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन तो सेम हो गया, इसके जैसा हो गया। इस कारण से एक्सप्लेनेशन वही है कि डजंट हैव द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बन, हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड एट द कार्बन। एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन, एंड एक्चुअली इट इज अ अकायरल कार्बन, ठीक है। तो ये कायरल और अकायरल का डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसको समझना इसलिए आवश्यक है ताकि हम ये समझ सकें आगे चल करके कि इनहेंशियोमर्स कैसे निर्माण होता है, ठीक है। अब कायरल सेंटर ग्लिसरॉल्डिहाइड में है ना, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे जो कुछ डिस्कस किया वही यहाँ पर एक और उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे बेसिक मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड्स जो कि 3 से लेकर के 6 कार्बन तक के हो सकते हैं, उनमें जो तीसरे 3 कार्बन कंपाउंड का जो मोनोसैकेराइड रहता है उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, जो एक एल्डोज शुगर है। क्या है, एक एल्डोज शुगर है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब इसको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। द ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैज 1 कायरल सेंटर एट अ कार्बन नंबर 2। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं गिनेंगे आप इसको। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। क्या जुड़ा हुआ वहां पे, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से याद ये देखेंगे आप, ठीक है। यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी, वो 2 वैलेंसी ले गया कार्बन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, एक कार्बन। ये एग्जैक्टली कार्बन यहाँ पे, जहाँ पे ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। उसको हम उसको मेंशन नहीं करते हैं जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लीनियर फॉर्म में, ठीक है। खैर, तो हमने कहा कि पहले जो एग्जैक्टली यहाँ पे फर्स्ट कार्बन था उसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक कंपाउंड ग्रुप के साथ है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। जो सेकंड कार्बन है उसके साथ पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट कंपाउंड हो गया, यहाँ पर एक डिफरेंट हो गया, यहाँ पर एक डिफरेंट हो गया, यहाँ पर एक डिफरेंट हो गया। समझने का कोशिश करना। हमने कहा था यहाँ पर पहले पॉइंट पे हमने कहा था कि दिस यूनिक अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कॉल्ड इनहेंशियोमर्स। यहाँ पे क्या बनता है, एक अति अप्रतिरूपणीय दर्पण प्रतिबिंब बनता है, एक मिरर इमेज बनती है जिसको इनहेंशियोमर कहते हैं। मैं उसको आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बना हुआ है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं धीरे धीरे। बट अभी के लिए यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि एग्जैक्टली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम डेक्स्ट्रस या किसको कहते हैं एग्जैक्टली, डी और एल हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझाने के लिए बता दूं आपको, जहां पर फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। जहां पर फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH एक तरफ होते हैं,
क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं, तब हम उसको क्या कह रहे होते हैं, डेक्स्ट्रस कह रहे होते हैं। और यहीं पर यदि क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पर एल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड में है, ये डी हो गया। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एल हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आई होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो हमने कहा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में अब क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड में किस कार्बन पर असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, किस कार्बन नंबर पर असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, नन ऑफ द अबव। कहां प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 2 में। यही क्वेश्चन आप ग्लूकोज के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। अब इन्हीं से क्या बन जाएगा, अब मैं कहता हूं सिंपल सा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में किस कार्बन की वजह से इनएंशियोमर का निर्माण होता है, तो भले किस कार्बन की वजह से इनएंशियोमर बन रहा है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 की वजह से बन रहा है। अब कैसे बन गए इनएंशियोमर, तो मिरर इमेज है ना। आपने कभी मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन लगाए होंगे, रीजनिंग के, सॉरी, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन यदि आप लगाए हों तो मिरर इमेज वहां पे पढ़ते होंगे, एक्जैक्टली सेम टू सेम ये क्या है, मिरर इमेज के तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आता है कायरलिटी एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म, दैट मींस कि हम इनएंशियोमर्स के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो अभी तक की हमने यहाँ पे जो जर्नी देखी उसमें असिमेट्रिक कार्बन क्या है, कायरल कार्बन क्या है, कैसे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से डी और एल का निर्माण होता है। अब उसी डी और एल की कहानी को हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। The presence of an asymmetric carbon atom in a monosaccharide gives rise to the stereoisomerism, ठीक है। ये जो asymmetric कार्बन प्रेजेंट रहता है मोनोसैकेराइड्स में, यदि एक भी प्रेजेंट है ना, यदि एक भी क्या है asymmetric कार्बन प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड में, तो इस बात की गारंटी है कि वहां पर इनएंशियोमर बनने के चांस पूरे हैं। यदि कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर कोई इनएंशियोमर नहीं बनेगा। दैट मींस कि वो पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता है, वह किसी प्रकार की ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ द asymmetric carbon atom in a monosaccharide gives rise to the stereoisomerism, स्पेसिफिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इनएंशियोमर्स, ठीक है। तो इस कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है या फिर इनएंशियोमरिज्म देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब वापस से कि इनएंशियोमर्स भी क्या है, मोनोसैकेराइड ही हैं। इनएंशियोमर्स भी क्या हैं, मोनोसैकेराइड्स ही हैं। अभी तो हमने कहा ना भाई, मान लो ये भी क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड का ही फॉर्मूला लिखा हुआ तुम्हारे सामने है ना, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ये एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ये दोनों क्या हो गए, ग्लिसरैल्डिहाइड के इनएंशियोमर हो गए, लेकिन हैं तो ग्लिसरैल्डिहाइड ही ना, बशर्ते कि इनकी थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंजेस आएंगे, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, वो हम देखेंगे आगे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है इनएंशियोमर्स क्या है। तो इनएंशियोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट, क्या क्या होना चाहिए उनके पास, हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी। वापस से मैं कहता हूं कि यहां पर ये ग्लिसरैल्डिहाइड के क्या बने हुए हैं, इनएंशियोमर्स बने हुए हैं। क्या इनका केमिकल फॉर्मूला बदल सकते हैं? जैसे मान लो उदाहरण के मैं कहता हूं ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है ना, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, सॉरी, ठीक है। अब वापस से कि तुम इस C6H12O6 दैट मींस ग्लूकोज का यदि वो बनाओगे, इनएंशियोमर बनाओगे, तो वापस से डी और एल, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज बनेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे यहां पर भी क्या है, तुम्हारा ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, अभी भी सेम है। अब वापस से कि बोले फॉर्मूला निकालने का बेसिक क्या है, CnH2n है ना, CnH2nO, तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूला के साथ आप जब चल रहे होते हैं, CnH2O का होल है ना, इस फॉर्मूला के साथ जब आप चल रहे होते हैं तो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या, तो बदलाएगा उनका केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो रहा होगा, बदला रहा होगा, ठीक है। दे डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट, कैसे डिफर कर रहे हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ग्लिसरैल्डिहाइड में OH यहां पर किधर था, राइट साइड में, और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पे किधर पे आ गया, लेफ्ट साइड में। वही बात यहां पे लिख रहे हैं कि डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, बोले चेंज कहां पर आता है, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट होता है उसमें चेंज आता है, ठीक है। दे आर अ मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज द मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो एक और भी नाम क्या है चल रहा होता है। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आई होगी कि इनएंशियोमर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है।
हिंदी वाले मेरे साथी जो हिंदी से माध्यम से इसको तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। कोशिश करना है कि जो टर्मिनोलॉजीज है उनमें आप इंग्लिश का ही प्रयोग करें ताकि बेहतर तरीके से उसको समझ पाएं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए स्पेशल अरेंजमेंट के लिए स्थानिक विन्यास शब्द का प्रयोग किया गया, लिटरली आप शायद इसको डिकोड नहीं कर पाए इस हिंदी शब्द को, तो बेहतर है हम स्पेशल अरेंजमेंट को ही क्या है समझ करके चलें, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं क्या होती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनैंसियोमर्स मोनोसैकेराइड्स एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनैंसियोमर्स की वजह से, बोले हमने सबसे पहले कहा कि इनैंसियोमर किसकी वजह से आए, कायरल कार्बन की वजह से। किसकी वजह से आए, कायरल कार्बन की वजह से, असिमेट्रिक कार्बन की वजह से। तो उसके बाद अगला चरण आया कि जो कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन की वजह से इनैंसियोमर बना, उसका क्या इंपैक्ट निकल करके आया, तो उस इनैंसियोमर की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी, ठीक है। मीनिंग दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कि यदि लाइट पास ऑन की जाएगी, अभी हम इसको समझेंगे एग्जैक्टली डायग्राम के माध्यम से आगे चल करके, है ना। तो यदि लाइट उससे पास ऑन की जाएगी और उसके बीच में क्या रख दिया जाए, समझो एक मोनोसैकेराइड रखा हुआ है, उसमें एक लाइट पास ऑन की जा रही है, लेकिन इस लाइट को जो पास ऑन हो रही है उसके बीच में हम क्या रख दें, एक पोलराइज मटेरियल रख देते हैं। तो जो पोलराइज मटेरियल से लाइट अब पास ऑन होकर के जा रही होगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो जो डी शुगर्स रहेंगे, है ना, जो हमने पीछे डिस्कस किया डेक्स्ट्रस और लिवो को लेकर के, तो जो डी शुगर रहेगा दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। जबकि जो एल शुगर रहेगा दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। हम इसी कारण उसको क्या कहते हैं, डी और एल के नाम से जान रहे होते हैं। बोले डी और एल क्यों कह रहे हो, सबसे पहले हमने इस चीज को समझा कि ऑप्टिकल असिमेट्रिक और कायरल कार्बन क्या है, उसके आधार पे हमने इनैंसियोमर्स का निर्माण करवाया, जिसमें क्या हुआ, स्पेशल अरेंजमेंट में परिवर्तन आया था। उसके बाद हमने कहा कि अब आप क्या कर दो, इसके आधार पे इस इनैंसियोमर से क्या करो, लाइट पास ऑन करो। क्या, कौन सी लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवी किरण क्या वहां से पास करो। तो जब आप ध्रुवीकृत प्रकाश वहां से पास करेंगे, पोलराइज्ड लाइट वहां से पास करेंगे, तो डी जो आइसोमर है और एल आइसोमर है वो दोनों अलग अलग रिएक्ट करेंगे। बोले डी आइसोमर कैसे रिएक्ट करेगा, तो जो डी आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में मोड़ देगा, लेकिन एल आइसोमर उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में मोड़ देगा। इसी कारण जो डी वाला शुगर होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहला जाएगा, जो एल वाला शुगर होगा वो लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसकी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के आधार पे जाना जाता है, ठीक। यहां तक की बात। अब आता है इसको हमको एक एक करके सबको डिटेल में समझने का। सबसे पहले आता है स्टीरो आइसोमेरिज्म एंड कायरल सेंटर्स इन कंपाउंड्स। पीछे हमने जो डिस्कस किया कायरल कार्बन क्या होते हैं, अब हमको ये देखना है कि हर मोनोसैकेराइड में कहाँ कितने कायरल कार्बन होते हैं और हम उसको कैसे ज्ञात करें। मतलब कल को क्वेश्चन आ गया कि राइबोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, दिमाग गुम हो जाएगा उस समय, तो हमको पता ही नहीं रहेगा कैसे निकालें भाई। तो हम उसी चीज को अभी यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज द जनरल रूल और अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, ऑफ अ मोनोसैकेराइड। तो अ कंपाउंड विथ n कायरल सेंटर्स कैन एग्जिस्ट इन 2n स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, है ना। कि यदि हम कहते हैं कि ये एक कंपाउंड ग्लूकोज है और उसमें मान के चलते हैं हम उसमें मान के चलते हैं कि n कायरल सेंटर्स हो सकते हैं, तब उसकी स्थिति में हमको क्या मिलेगा, 2n का स्टीरियोआइसोमर फॉर्म देखने को मिलेगा। कैसे, तो n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स है जो कि यहाँ पर शो करेगा। दूसरा आ जाता है स्मॉल n इक्वल टू क्या है, तो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कायरल कार्बन। अब मान लो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जैक्टली में 3 कार्बन होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं, टोटल 3 कार्बन होते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए n इक्वल टू क्या है, कितना है, 1 है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कायरल कार्बन कितने हैं, 1 है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में असिमेट्रिक कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, तो 1 प्रेजेंट है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल इफ अ मॉलिक्यूल हैज 4 कायरल सेंटर्स, है ना, किसी एक कंपाउंड में 4 कायरल सेंटर हैं, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स इज क्या हो सकता है, तो n इक्वल टू 2 की घाते 4 एग्जैक्टली 32 हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 16 पेयर बनाए जा सकते हैं। वापस से हमने कहा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने वो हैं, एक कायरल सेंटर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में चूंकि एक कायरल सेंटर है, वापस से समझना। और फॉर्मूला क्या होता है स्टीरियोआइसोमर निकालने का, तो n इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n, है ना।
अब 2 की पावर n, n इक्वल टू क्या है, कायरल नंबर है, स्मॉल n इक्वल टू क्या है, कायरल नंबर है, तो एग्जैक्टली कायरल कार्बन है, तो n इक्वल टू स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू क्या हुआ, 2 की पावर 1, लेकिन 2 की पावर n 1 इक्वल टू क्या होता है, 2 ही होता है। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड में इनैंशियोमर कितने बन सकते हैं, मात्र 2। ग्लिसरॉल्डिहाइड में इनैंशियोमर बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मात्र 2 है। ठीक है, अब आप उठा लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड जिसके 4 कायरल कार्बन हो। अब 4 कायरल कार्बन जो कि यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ था, तो 4 कायरल कार्बन होंगे, तो यदि आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, 2n के फॉर्मूले में 4 रख देंगे, है ना, 2n के फॉर्मूले में 4 रख देंगे, तो टोटल अपने आप कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा भाई, बात वही हो गई। ठीक है, तो अब कैसे निकालें, मान लो मैं कहता हूं कि ग्लूकोज में 2 कायरल कार्बन है, उदाहरण के लिए कहता हूं कि ग्लूकोज में 2 कायरल कार्बन है। अब क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, मुझे पता है कि ग्लूकोज में 2 कायरल कार्बन होते हैं, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, तो 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2, तो बोले बता देंगे कितने इनैंशियोमर होंगे, बोले 4 इनैंशियोमर होंगे, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ दी इनैंशियोमर यदि पता करना है तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n के फॉर्मूले के आधार पर हम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स की जो विशेषताएं क्या होती हैं, जो आपने डी और एल बनाया उनकी विशेषताएं क्या होती है, तो दे हैव द सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जैसे उदाहरण के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास, द्रव्यमान, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड कनेक्टिविटी, ये सब इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों अंतर आएगा भाई, आप ही सोचो ना। हमने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमने पीछे उदाहरण डिस्कस किया था, हमने कहा कि उसमें स्पेशल अरेंजमेंट में परिवर्तन आ रहा, उनके जो व्यवस्थापन है उसमें परिवर्तन आ रहा, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में परिवर्तन नहीं आया तो द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे आएगा, बात समझ रहे हो। ठीक है, मैं अपना हाथ इधर कर दूं इधर कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरा शेप ही बदल रहा है ना, मेरा जो अंदर का नेचर है वो थोड़े ना बदला है। दैट मीन्स कि मेरा मॉलिक्यूलर जो वेट है वो ही सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कनेक्टिविटी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे बेसिक फॉर्मूले में चेंज नहीं आया था। ठीक है, एक बट दे डिफर इन सम थिंग्स, है ना, कि किस में अलग रहेंगे वो, एक आता है कन्फिगरेशन में, तो ये तो कन्फिगरेशन में अलग रहना है, संरचना में पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का क्या है, निर्माण करते हैं, लाइक एन ऑब्जेक्ट और इट्स रिफ्लेक्शन। तो इस बात को हमने पीछे डिस्कस किया था यहाँ पर कि ये दोनों, जैसे उदाहरण के लिए हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड के मामले में डिस्कस किया था कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, सुपर इमेज बना रहे हैं या सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कन्फिगरेशन में उनके अंतर है, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक में लेफ्ट साइड में रह गया, एक में क्या हो गया, राइट साइड में रह गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। इसके अलावा दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आएगा। अब मैं कहता हूं सिंपल सा कि हमने कहा कि हम पहले इनैंशियोमर बना रहे थे, तो इनैंशियोमर हमने कहा कि यदि डी इनैंशियोमर बनता है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम साइड में रहेंगे। दूसरा हमने कहा कि यदि एल इनैंशियोमर बनता है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे। तो ये तो हमने क्या देखा, कन्फिगरेशन में चेंज आया। अब हम कहते हैं कि इस कन्फिगरेशन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आता है। बोले क्या चेंज आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, मान लो मैं सिंपल सा कहता हूं कि ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो बोले ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किस प्रकार की शो करेगा, तो यदि तुम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखोगे, है ना, किसमें ध्रुवीकृत प्रकाश में रखोगे, तो वह उसको राइट साइड में मोड़ देगा, वह उसको राइट साइड में मोड़ देगा। लेकिन यही एल ग्लिसरॉल्डिहाइड यदि है तो वह उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या ध्रुवीकृत प्रकाश को लेफ्ट साइड में मोड़ देगा। इस बात को हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आ जाती है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, तो डी वाला क्या करेगा, राइट में लेके जाएगा, और एल वाला क्या करेगा, लेवो रोटरी कर देगा या लेफ्ट में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्टली ध्यान में रखना है उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के। वापस से हमने जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का पीछे डिस्कस किया वो यहाँ पे मिरर इमेज के तौर पे भी रखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के सेम साइड में हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप के क्या हो गया, अपोजिट साइड में हो गया। अब वापस से इस, और ये हो कहां पे रहा है, ये कायरल कार्बन में हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है, कायरल कार्बन में हो रहा है। ये कायरल कार्बन है, ये क्या है, असिमेट्रिक कार्बन है। इस कायरल कार्बन में ये घटना हो रही है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हुआ।
अब ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एस एल ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या कहलाएंगे? इनएंस्यूमर कहलाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट समान है, डेंसिटी समान है, मेल्टिंग पॉइंट समान है, बॉइलिंग पॉइंट समान है ना, मास समान है, वेट समान है, सब कुछ समान है। बोले अंतर कहां पर है? पहला है स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में। बोले क्या अंतर आया? यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट हो गया और यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के सेम साइड में है। ये एक अरेंजमेंट में अंतर आ गया। बोले दूसरा अंतर कहां पे आएगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी में। बोले क्या अंतर आएगा? अब ये जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये प्लेन पोलराइज्ड राइट को राइट साइड में मोड़ देगा और ये जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये प्लेन पोलराइज्ड राइट को लेफ्ट साइड में मोड़ देगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आता है कि असिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड, है ना, असिमेट्रिक कार्बन एटम इन मोनोसैकेराइड के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितने निकल करके आते हैं, कहां से निकल करके आते हैं, एल्डोज में कितने होते हैं, कीटोज में कितने होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे हमने निकालने का फॉर्मूला पीछे देख लिया था कि ऑल मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट कीटो ट्राइओज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, इनको छोड़ दे। वापस से तुमको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन, तो विच कंपाउंड डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन, एंड दैट इज कीटो ट्राइओज। उस कीटो ट्राइओज में कौन सा कंपाउंड आता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कौन सा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। वापस से हमने कहा यहां पर, वापस से यहीं पे आ जाओ। ठीक है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जो कि 3 कार्बन की एक शुगर है, लेकिन ये शुगर है किस प्रकार की? एल्डोज शुगर है। कौन सी है? एल्डोज शुगर है। हम कहते हैं यही 3 कार्बन की, है ना, यही 3 कार्बन की क्या हो जाए? एक कीटोज शुगर हो जाए। यही 3 कार्बन की क्या हो जाए? एक कीटोज शुगर हो जाए। तो जब ये कीटोज शुगर हो जाएगी, है ना, जब ये कीटोज शुगर हो जाएगी तब यहां पर कायरल कार्बन क्या हो जाएंगे? अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि 3 कार्बन की एक शुगर है उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। ठीक है, वही बात यहां पे लिखी हुई है। बाकी जितने भी हैं वो सब है मोर और वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ करके बाकी सभी कार्बन्स में 1 या 2 क्या होते हैं? 1 या उससे ज्यादा क्या होते हैं? कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्डोज को लेकर के बात करें तो एल्डोज का फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है? तो n इक्वल टू क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स दैट इज 2 मान के चलें। फॉर एग्जांपल एल्डो ट्राइओज, ठीक है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें हम? ठीक है, तो -2 करना है यहाँ पे, आपको कितना करना है? -2 करना है। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन है ना, तो 3 - 2 कर दीजिए तो एक असिमेट्रिक कार्बन आपको निकल करके आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 4 आपको क्या है? 4 कार्बन की शुगर है ना, 4 कार्बन की शुगर है यदि, तो 4 कार्बन की शुगर में कितने कायरल कार्बन होंगे निकालना है, बात कह दी गई। तो कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन एटम है उसमें आप क्या कर दीजिए? 2 माइनस कर दीजिए। बस अर्थे ये शुगर कौन सी होनी चाहिए? यह शुगर एल्डोज शुगर होनी चाहिए। तब आप क्या करेंगे? -2 का फॉर्मूला वहां पे लगाएंगे। और यदि वो क्या हो जाए? कीटोन शुगर हो जाए, यदि वो क्या हो जाए? कीटोन शुगर हो जाए, तब वहां पे आप -2 की जगह क्या करेंगे? -3 करेंगे। तब आप वहां पे -2 की जगह क्या करेंगे? -3 करेंगे और उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि मान लो एल्डोज शुगर है 3 कार्बन की, 3 कार्बन की एल्डोज शुगर क्या कहलाती है? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाती है। 3 कार्बन की एल्डोज शुगर जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाती है, उसमें कायरल कार्बन निकालना है तो 3 - 2 कर दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, कितना आएगा? 1 आएगा। तो बोले ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो बोले उसकी वजह से इनएंस्यूमर कितने बनेंगे? तो पीछे हमने फॉर्मूला देखा था, पीछे हमने क्या फॉर्मूला देखा था? 2 की पावर n, n इक्वल टू क्या है? 1 है। तो बोले कितने बनेंगे भाई? 2 बनेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने बनने वाले हैं? 1 बनने वाला है। इसी चीज को जब आप किस में लेकर के जाएंगे? कीटोज में लेकर के जाएंगे, तो कीटोज में कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। बोले क्या बदलेगा? तो वहां पर -2 की जगह फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा? -3 करना पड़ेगा। अब इस 3 कार्बन की शुगर को हम बात करते हैं ना, 3 कार्बन की जो शुगर कीटोज में होती है, 3 कार्बन की शुगर कीटोज में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पे हमने देखा हुआ था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक्सेप्शन के तौर पे, वही हमें वहां उदाहरण रख रहे हैं। बोले एक्सेप्शन बना क्यों, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि डाईहाइड्रोक्सी जो एसीटोन है उसमें 3 कार्बन है और वो एक कीटोन शुगर है, फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन -3, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 3 थे और -3 कर दिया तो बोले कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब कायरल कार्बन कितने हुए? 0 हुए।
कायरल कार्बन कितने हुए, 0 हुए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि 0 कायरल कार्बन में कितने इनहेंसियोमर बनेंगे, जब कायरल कार्बन ही 0 है तो इनहेंसियोमर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे भाई। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है 2 की पावर n, उसमें 2 की पावर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, बात ही खत्म। 2 की पावर 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन कैसे निकालें, एल्डोज में -2 के फॉर्मूले से, नंबर ऑफ कार्बन टोटल कार्बन -2, नंबर ऑफ टोटल कार्बन -3 कीटोन शुगर में निकालेंगे, और जितने आपको कायरल कार्बन निकल जाएंगे उसको आप 2n के फॉर्मूले में रखेंगे तो नंबर ऑफ इनहेंसियोमर्स निकल जाएंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला बना करके रख दिया है ना, इसको आप समझ लीजिए। यदि आपको पीछे की बात को कठिनाई लग रही समझने में तो आप इसको रट लीजिए। मेरे ख्याल से पीछे की बात को समझना ज्यादा बेहतर है बजाय इसको रट्टा मारने के। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे मोनोसैकराइड्स कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां पर पूरे के पूरे शुरू में क्या लिखे हैं, एल्डोज लिखे हैं, फिर आपको क्या लिखे हुए हैं, कीटोज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, जैसे मान लो तुम अब उठाते हो ग्लूकोज, यहां से मैं तुम्हारे लिए क्या उठाता हूं, ग्लूकोज उठाता हूं, ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन हुए, 6 कार्बन की जो एक वो है ना। अब मैं कहता हूं असिमेट्रिक कार्बन निकालो। पीछे हमने पढ़ा था फॉर्मूला n माइनस कितना होगा, 2 होगा, किसमें, एल्डोज में। असिमेट्रिक कार्बन निकालना है तो n-2 कर दो। बोले n कितना होता है साहब, n ग्लूकोज में कितना होगा, 6 होगा, 2 कर दो, कितना आया, बोले 4 आया, ठीक है। बोले कितना आ गया भाई, 4 आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 4 है ना, ये 4 रहा, ठीक है। अब मैं कहता हूं तुमसे कि नंबर ऑफ इनहेंसियोमर कितने बनेंगे ग्लूकोज में। तुमको फॉर्मूला पता है, कितना फॉर्मूला पता है भाई, 2 की पावर n का फॉर्मूला पता है तुमको ऑलरेडी, रख दो। बोले 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोले 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कितना भाई 32 होगा मेरे ख्याल से, है ना, 32 के आसपास जाएगा। तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। अब यहां पर आप जितने सारे रखे हुए हैं इन सबको पीछे के फॉर्मूले में क्या करिए, टाई करिए और लगाइए, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए मैं तुमको 6 कार्बन का एक वो उठाता हूं, कीटोज उठाता हूं। 6 कार्बन के कीटोज को हम क्या बोल रहे होते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। ग्लूकोज का छोटा भाई फ्रक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो छोटा भाई फ्रक्टोज है उसमें तुमको निकालने असिमेट्रिक कार्बन। बोले असिमेट्रिक कार्बन कीटोज में कैसे निकालते हैं, तो n-3 से निकालते हैं। बोले 6 माइनस कितना होगा, 3 होगा। बोले 6 माइनस कितना होगा, 3 होगा। 6 माइनस 3 कितना होता है, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया, है ना। ये जो आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इस 3 के आधार पे तुमको निकालने को बोल दिया जाए, कायरल कार्बन निकालो कितने हुए फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज के कायरल कार्बन कितने होंगे, तो 2 की पावर n कर दो। 2 की पावर n कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n कितना है, 3 है ना। तो चूंकि n 3 है तो 2 की पावर कितना कर दो, 3 कर दो, और इसके हिसाब से निकाल लो भाई 16। कितना निकल गया, 16 निकल गया। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ इनहेंसियोमर्स पता करने का पूरा फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसी में अगला चरण आता है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके बारे में बेसिक मैंने पीछे समझा दिया था, बेसिक मैंने इसका पीछे समझा दिया था कि इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स विद असिमेट्रिक कार्बन एटम आर क्लासिफाइड एज डेक्स्ट्रस शुगर और लिवर शुगर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है उसके आधार पर हम उसको डी शुगर या एल शुगर कहते हैं। यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यदि समझने की कोशिश करना, यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, दो ही हो सकते हैं यहाँ पे, कीटोन और एल्डिहाइड। तो यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड के तरफ ही है, सेम साइड में है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डी शुगर बोलेंगे। अथवा अपोजिट में है ना, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एल शुगर बोलेंगे। इस डी और एल शुगर की वजह से, है ना, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि ऑन द पोजिशन ऑफ द OH ग्रुप ऑन द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द सिमेट्रिक कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कि जो कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन क्या है ना, फारदेस्ट फ्रॉम दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे तो फारदेस्ट क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जैक्टली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है उसको समझ लो पहले अभी आप, है ना, थोड़ा केमिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। कार्बोनिल क्या होता है, तो कार्बोनिल दो फंक्शनल ग्रुप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। जिसमें से एल्डिहाइड के वजह से जो शुगर बनती है उसको हम एल्डोज बोलते हैं, और कीटोज हम किसको बोलते हैं, जो कीटोन की वजह से शुगर बनती है, ठीक है। जिनमें फंक्शनल ग्रुप, मेन ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्रक्टोज की हम बात करें तो फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है क्योंकि उसमें मेन ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। और एल्डिहाइड की बात करें तो वो एक एल्डोज शुगर है, कि सॉरी ग्लूकोज की बात करें तो एक एल्डोज शुगर है क्योंकि उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। वापस से हमने कहा कि इससे दूर में, है ना, ये जो
हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके सबसे दूर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड में सबसे दूर का तो यही हो सकता है, कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे सबसे दूर का क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यही हो सकता है सेकंड कार्बन का। लेकिन क्या यदि कार्बन नंबर बढ़ा दें, मतलब कितना कर दें हम, 6 कर दें, क्या तब भी दूसरे पोजीशन वाला रहेगा? नहीं रहेगा, तब तो 5वें पोजीशन वाला हो जाएगा। ये एग्जैक्टली क्या है कहानी है, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको क्या है पूरा समझेंगे। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सबसे दूर का होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाला होगा, हम उसकी पोजीशन देखेंगे कि उसकी पोजीशन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। यदि सेम साइड में होगी तो हम उसको डी बोलेंगे, और यदि अपोजिट साइड में होगी तो हम उसको एल बोलेंगे, ठीक है। यहां तक की बात, इसको समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा। मान लो हमने कहा कि सबसे दूर वाला क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि सबसे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटा शुगर है, उसमें सबसे दूर का तो यही हो सकता है, सबसे दूर का इसमें यही हो सकता है। अब हमने कहा कि यदि इसका कार्बोनिल ग्रुप इस तरफ है और यह इस तरफ आ गया, ठीक है, या फिर उल्टा हम उसको समझ लेते हैं, है ना, सबसे बड़े वाले उसमें समझ लेते हैं कि बड़े वाले में यदि आप जाएंगे, है ना, बड़े वाले में आप जाएंगे तो यहां पर आपको 6 कार्बन के आधार पे बात करें तो ये सबसे दूर का ग्रुप यहां पर दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बॉटम कायरल सेंटर पॉइंट्स टू द राइट, द शुगर इज टी। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बॉटम कायरल सेंटर पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट, द शुगर इज एल, ठीक है। तो यदि ये राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सबसे आखिरी कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सबसे आखिरी कायरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि राइट साइड में है तो डी शुगर है, यदि लेफ्ट साइड में है तो एल शुगर है। जैसे मान लो ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। ये क्यों डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है? तो यहां पे हमने क्या देखा है, राइट साइड में कायरल कार्बन है इसलिए वो डी हो गया, यहां पर लेफ्ट साइड में तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली उसका क्या है चलता है। अब ये डी और एल का जो कहानी है ये सिर्फ मोनोसैकेराइड्स तक सीमित नहीं है, इसको आप अमाइनो एसिड्स के पर्सपेक्टिव में भी यूज करते हैं। डी अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड, है ना, वो भी इसी तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, उनको भी हम आगे के क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एलानिन एक अमाइनो एसिड होता है, बीच में से एक अमाइनो एसिड का नाम एलानिन होता है, उसकी लेकर के बात करें तो यह भी उसी प्रकार से इनएंशियोमर एक्टिविटी शो कर रहा है, जिसमें हमने देखा कि जो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप यहाँ पर चूंकि लेफ्ट साइड में है तो ये एल एलानिन हो गया, यहाँ पर चूंकि राइट साइड में है तो ये क्या हो गया, डी एलानिन हो गया उसके आधार पे। तो ये पूरा का पूरा एक समराइजेशन था, है ना, उसके आधार पे हमने उसको देखा। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई, जैसे एक फिशर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, होवर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, हम इसी क्लास में आगे समझने वाले हैं। समानता समझने के लिए फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, तो जब किसी भी कंपाउंड को आप एक लीनियर स्ट्रक्चर में शो करते हैं तब हम उसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। और उसी कंपाउंड को यदि आप साइक्लिक रिंग में शो करने लग जाएं, 5 कार्बन या 6 कार्बन की रिंग में शो करने लग जाएंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आपका होवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। ये आ ही गया हमारा यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल कार्बोहाइड्रेट। ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये एग्जैक्टली ये क्या है, 3 डायमेंशन है ना, ये क्या है, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इस 3 डायमेंशन को यहां पर सबसे बेसिक फॉर्म दिखाने का प्रयास किया मैंने, यहां पर सबसे बेसिक फॉर्म दिखाने का प्रयास किया मैंने, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लेवल को समझा जा सके, ठीक है। कई सारे डायग्राम्स आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वो 3D जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है, कैसा 3D फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है। मैंने उस प्रकार का यहाँ पे दिखा करके एक नॉर्मल दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो हमारे कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर को 2D फॉर्म में दिखाता है। यहां हमारे 3D स्ट्रक्चर को 2D फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। बोले कैसे, क्या होता है इसमें कि इट फॉलोज द स्पेसिफिक कन्वेंशंस। क्या क्या इसमें फॉलो होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड। अब वापस से कि यहां पर जो लाइंस होती हैं, यहां पर ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस क्या शो कर रही होती हैं, तो ये लाइंस बॉन्ड्स को शो करती हैं, काय को, बंध जो होते हैं एटम्स के बीच में उसको शो करेंगी। एक दूसरा वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग दी रियर व्यू, है ना। इसके अलावा वर्टिकल लाइंस भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। तीसरा कि मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन इज शोन एट दी टॉप, है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हमेशा टॉप पे शो किया जाता है, जैसा कि यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहां पर भी क्या किया जा रहा है, उसको सबसे टॉप पे शो किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब क्या निकल गया फिशर प्रोजेक्शन का, कि हमको यदि कंपाउंड की
अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, कंपाउंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, उसके बॉन्ड्स को समझना है, कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को समझना है। और हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, क्यों? क्योंकि वो 3D फॉर्म में था, तो हमको उसको 2D फॉर्म में रखना है। बोले 2D फॉर्म में कैसे रखें? तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये एग्जैक्टली फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये इनएंशियोमर्स ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बात मैंने पीछे आपको समझा दी थी, है ना, तो इसको अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा? स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब वापस इसको समझते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है। पीछे हमने कहा 3D स्ट्रक्चर, है ना, हम 3D वाली कहानी को भी और समझने वाले हैं। 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एग्जैक्टली क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। ये 3D स्ट्रक्चर किसका है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। किसका है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है इस 3D स्ट्रक्चर को देख करके कि कौन सा एटम प्रेजेंट है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप किस तरफ प्रेजेंट है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मैंने इस 3D स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? बदल दिया। किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में। मैंने इस 3D स्ट्रक्चर को क्या किया? बदल दिया। किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में। अब मुझे पता चलता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर कौन से बॉन्ड हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे हमने समझा, मान के चलते हैं कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है तो क्या होगा। तो बोले हम मान के इस बात को चलते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो यहाँ पर कहाँ पे होगा? राइट साइड में। और यहाँ पर कहाँ पे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप? वो कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। वो कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में। लेकिन ये मुझे इस मिरर इमेज, इस 3D स्ट्रक्चर को देख के पता ही नहीं चल रहा। इस 3D स्ट्रक्चर को देख करके तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो बोले हम कैसे पता करें आएगा? तो बोले फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लो, तो पता चल गया। बोले इधर पे यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बोले है तो लेफ्ट में, दैट मीन्स कि ये क्या होगा? एल होगा। यहाँ पर कहाँ पर है? राइट साइड में है, बोले ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, दैट मीन्स ये क्या होगा? डी होगा। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ने मुझे बता दिया एक सामान्य वे में कि मेरा कौन सा एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, शुगर किस प्रकार की है, डी है, एल है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन है। बोले कैसे पता चला? ये CHO लिखा हुआ है। बोले इसको तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे? तो C डबल बॉन्ड O और H, बोले ये क्या होगा? एल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? बोले एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द DL कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन हायर मोनोसैकेराइड्स। कि मान लो मोनोसैकेराइड्स का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जा रहा है, मोनोसैकेराइड्स का नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, तो तुम कैसे पता करोगे कि ये इसमें कितने इनएंशियोमर्स बनने वाले हैं, कैसे जानकारी मिले, ठीक है। तो इन मोनोसैकेराइड्स विद मल्टीपल असिमेट्रिक सेंटर्स, असिमेट्रिक सेंटर कैसे पता करना मैंने तुमको बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन -2 फॉर एल्डोज, नंबर ऑफ टोटल कार्बन -3 किसके लिए? कीटोज के लिए। और यदि तुमको कायरल कार्बन पता चल गया है तो फिर तुमको इनएंशियोमर निकालना बड़ा आसान है। बोले कैसे? 2 की पावर n, जहां n इक्वल टू क्या होगा? कायरल कार्बन, तो उससे तुम वो निकाल लोगे, इनएंशियोमर निकाल लोगे। लेकिन यदि ये संख्या बढ़ जाए तो कैसे करें, ठीक है। तो इन मोनोसैकेराइड्स विद मल्टीपल असिमेट्रिक सेंटर्स द D और L configuration is determined based on the highest numbered chiral carbon, also called as the penultimate carbon, ठीक है। पेनल्टीमेट कार्बन, द सेकेंड लास्ट कार्बन इन द कार्बन चेन। बोले पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है? पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है एग्जैक्टली? तो जो सेकेंड लास्ट कार्बन चेन में होगा, है ना, बोले सेकेंड लास्ट कार्बन चेन में क्या होगा? यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम उसको समझ पाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड में समझ पाना मुश्किल है उसको, ठीक है। ये एग्जैक्टली पेनल्टीमेट कार्बन है। ये क्या है? पेनल्टीमेट कार्बन है। बोले हम किधर से गिने? पहला इधर से गिने, ऊपर से कि नीचे से? अरे जिधर कार्बोनिल ग्रुप होगा उधर से गिनोगे, जिधर कार्बोनिल ग्रुप होगा उधर से पहला कार्बन चालू होगा, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा क्या होगा? पेनल्टीमेट कार्बन होगा। बोले अब आगे की इसमें कहानी क्या कहती है, इसको कैसे हम निकालेंगे? तो इन मोनोसैकेराइड विथ मल्टीपल असिमेट्रिक सेंटर्स या मल्टीपल कायरल कार्बन्स, द DL configuration determined based on the highest numbered chiral carbon, also known as the penultimate carbon. फॉर एग्जाम्पल इन हेक्सोजेस द पेनल्टीमेट कार्बन इज एट C5। तो अभी तो तुमको बताया ना दोस्त, ये तो C5 ही है ना। मान लो यहां पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 5 ही की तो बात कर रहे थे। तो पेनल्टीमेट कार्बन क्या होगा? पेनल्टीमेट कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा वो होगा हेक्सोज में कौन सा होगा? C5 होगा। हेक्सोज में कौन सा होगा? वो C5 होगा, ठीक है। यही भी लिखा हुआ है।
if the hydroxyl group on the penultimate carbon is on the right then it is a D sugar, if it is on the left then it is L sugar। तो DL का जो मैं पीछे आपको समझा रहा था इतनी देर से वही बात वापस यहाँ पे भी लिखी हुई है। बोले D और L कैसे ज्ञात करें, क्वेश्चन आ गया। D और L की पहचान कैसे की जाती है, कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, असिमेट्रिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, या फिर चौथा ऑप्शन है पेनल्टीमेट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो पेनल्टीमेट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से पता करोगे। कायरल कार्बन तो कोई सा भी हो सकता है भाई, ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन थे, कोई सा भी उसमें से हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ कायरल कार्बन के ध्यान नहीं देना है। कायरल कार्बन वो भी कौन सा होना चाहिए, पेनल्टीमेट होना चाहिए। मतलब पेनल्टीमेट का मतलब जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है। पेनल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि लेफ्ट साइड में है तो वो L सुगर है, और पेनल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि राइट साइड में है तो वो D सुगर है। ये एग्जैक्टली कहानी आपको ध्यान में रखनी है मेरे ख्याल से यहाँ तक की, ठीक है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ DL कन्फिगरेशन हायर मोनोसैकेराइड्स, वो मैं आपको पीछे समझा दिया हूँ, है ना। इसको आप स्किप भी कर सकते हो यदि आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कि भाई रेफरेंस कंपाउंड हमने जैसे पीछे हमने देख लिया था ऑलरेडी, डी ग्लिसराइड L ग्लिसराइड को हमने पीछे देख लिया था। पेनल्टीमेट कार्बन कैसे काम करता है वो हमने देख लिया था, ठीक है। तो उसको स्किप कर सकते हो, पीछे की बातों को यहाँ पे मैंने समराइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब वापस से एक उदाहरण के तौर पे और हम समझ रहे हैं, इससे पीछे सब बातें हमने समझा ली थी। ये एक 2 3 4 5 6 कार्बन की शुगर है ना। मेरे ख्याल से यदि आप पहचान पा रहे होंगे 6 कार्बन की शुगर अब 2 हो सकती है, या तो एल्डोज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटोज हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि कीटोज की पहचान कैसे होगी, COO से होगी, है ना। और एल्डोज की पहचान कैसे होगी, COOH से होगी। कैसे होगी, COOH से। यहाँ पे कौन सा वो दिखाई दे रहा है, बोले COOH दिखाई दे रहा है। मींस कि ये क्या है, हमारा एल्डोज शुगर है। और 6 कार्बन की एल्डोज शुगर को तुम क्या बोलते हो, ग्लूकोज। जबकि 6 कार्बन की कीटोन शुगर को तुम क्या बोलते हो, फ्रक्टोज। क्या बोलते हो, फ्रक्टोज, ठीक है। अब वापस से हमने कहा कि पेनल्टीमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है। सबसे पहले समझो पेनल्टीमेट कार्बन जो हमने पीछे डिस्कस किया था उसको बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पेनल्टीमेट कार्बन क्या है, पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन। बोले क्या होगा, जैसे उदाहरण के लिए 6 कार्बन की श्रृंखला में सेकेंड लास्ट क्या होगा, 5वां होगा। सेकेंड लास्ट क्या होगा, लास्ट तो 6वां हो गया, तो सेकेंड लास्ट क्या होगा, 5वां। और 5वां के अपने आप में क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। अब इस कायरल कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड में है, इसलिए क्या हो गया, D सुगर हो गया। इसी कायरल कार्बन में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर दिया, तो ये क्या हो गया, L सुगर हो गया। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन फ्रॉम 3D टू फिशर। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया था, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर से फिशर स्ट्रक्चर जो बनाने की प्रक्रिया है ये हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। और 3D से तुमने फिशर बनाया था, ये क्या था, फिशर था। जो लीनियर फॉर्म में दिखाई देगा स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी एक क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यहाँ पे क्या दिखा है, उसमें देखा हुआ है, फिशर के फॉर्म में देखा हुआ है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में। The process of converting 3D structure of 3D molecular structure to a 2-dimensional 2D fissure projection follows specific principles। कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल फॉलो होंगे, पहला प्रिंसिपल फॉलो होगा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्शन, है ना। कि हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड्स होंगे उनको कैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्लेन टू द पेपर। दूसरा कि सामने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा कि फ्रॉम द प्लेन टू द पेपर, है ना, कि पीछे की ओर क्या है, स्थित होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड सामने की ओर बढ़ते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर जो बंधन होते हैं, वर्टिकल बॉन्ड जो होते हैं वो पीछे की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं, तो आप दरअसल यहाँ पे जो बॉन्ड्स इसमें थे, है ना, ये जो बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट थे उसको आप इसके फॉर्म में क्या है, बस शो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। असल में स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में रहता है, हम उसको 3D से 2D में लेकर के आते हैं फिशर प्रोजेक्शन की मदद से। एक तो वर्टिकल क्या शो करेगा, सामने की ओर बढ़ने वाले बॉन्ड को शो करेगा, है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल को क्या शो करेगा, सामने की ओर बढ़ने वाले बॉन्ड को। वर्टिकल क्या शो कर रहा होगा, पीछे की ओर स्थित होते हैं बॉन्ड्स, उनको शो कर रहा होगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप कहीं शो किया जाएगा। बोले कहां शो करेंगे, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज प्लेस्ड एट द टॉप
और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मोनोसैकेराइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। ये तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो दोनों में से जो भी होगा उसको हम कहाँ शो करेंगे, बोले टॉप पे शो करेंगे, ठीक है। दिस मेथड अलाउज फॉर द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डी एंड एल शुगर इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा कि इसमें आप देख करके बता दीजिए, इस 3D स्ट्रक्चर में आप देख करके बता ही नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा डी है और कौन सा एल है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, लेकिन मुझे इस स्ट्रक्चर में, ये कैसा था 3D था, ये कैसा है 2D है, इस 2D स्ट्रक्चर में मुझे पता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मुझे लेफ्ट में दिख रहा है इसलिए क्या हो गया, एल शुगर हो गया, ये यहाँ पे मुझे राइट में दिख रहा है इसलिए क्या हो गया, डी शुगर हो गया। मुझे पता चल रहा है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, जबकि ये चीज हमको उसमें पता नहीं चलती है, किसमें 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बात आती है, वही बात यहाँ पे इस डायग्राम में भी लिखी हुई है कि उसको हम कैसे शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, वो है एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन इन मोनोसैकेराइड्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन क्या है उसको समझ लो कि एनोमेरिक कार्बन इन द मोनोसैकेराइड इज द कार्बोनिल ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म व्हिच बिकम्स अ न्यू कायरल सेंटर वे इन द शुगर फॉर्म्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। हमने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वह फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कभी भी कायरल सेंटर नहीं बनता, इस बात को हमने पीछे डिस्कस किया। लेकिन यही कार्बोनिल ग्रुप यदि किस में आ जाए, फिशर प्रोजेक्शन से हट करके किस में आ जाए, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फिशर प्रोजेक्शन से हट के किस में चला जाए, होवर्थ प्रोजेक्शन में, मतलब लीनियर से कहाँ चला जाए, रिंग में। तो जिस लीनियर स्ट्रक्चर में कार्बोनिल ग्रुप कायरल कार्बन नहीं बन पा रहा था, उसी कार्बोनिल ग्रुप का कायरल कार्बन बन जाएगा कहाँ पर, साइक्लिक रिंग में, ठीक है। इसको अभी हम समझते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो एनोमेरिक कार्बन भी एक कायरल कार्बन ही है, लेकिन ये कायरल कार्बन सामान्य कायरल कार्बन नहीं है। ये कायरल कार्बन कहां बनेगा, ये कायरल कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में बनेगा। कहां बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप में बनेगा। बोले कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो ये तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो कायरल कार्बन यदि एल्डिहाइड में बना तो वो एनोमेरिक कहलाएगा, कायरल कार्बन यदि कीटोन में बना तो वो एनोमेरिक कहलाएगा। मतलब COOH, यहां पर ये तो एल्डिहाइड का कार्बन हो गया, और COO ये किसका हो गया, कीटोन का कार्बन हो गया। यदि यही कार्बन क्या हो जाए, सॉरी है ना, यदि यही कार्बन क्या हो जाए हमारा, ये वाला कार्बन हमारा क्या बन जाए, कायरल बन जाए, और यदि ये कीटोन का ये वाला कार्बन क्या बन जाए, कायरल बन जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये होगा कब, जब स्ट्रक्चर हम किस में बनाएंगे, साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे, मतलब होवर्थ प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, तब होगा। इन एल्डोज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन इज C1, whereas in ketose that is for example fructose the anomeric carbon is C2। अब क्वेश्चन आता है कि एनोमेरिक एल्डोज शुगर ग्लूकोज में है ना, क्वेश्चन आता है ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन का नंबर कितना होता है, 2 होता है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ओपन चेन में क्या होगा, तो एग्जैक्टली देखने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन अभी हमने कहा कि फिशर प्रोजेक्शन में रेयरली देखने को मिलता है, अथवा देखने को मिलता ही नहीं है ना। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब ओपन चेन, लीनियर फॉर्म, कभी देखने को नहीं मिलेगा, अथवा रेयरेस्ट कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। द एनोमेरिक कार्बन इज अ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप इन ओपन चेन फॉर्म, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। इन साइक्लिक फॉर्म कॉमनली देखने को मिलता है, सर्वाधिक देखने को मिलता है, जो कि होवर्थ प्रोजेक्शन होता है ना। इसमें कहां पे देखने को मिलेगा, तो एल्डोज वाले में C1 पे देखने को मिलेगा, और कीटोज वाले में कहां पे देखने को मिलेगा, C2 में देखने को मिलेगा। इसके आधार पर क्या बनता है ना, इसके आधार पर अल्फा और बीटा एनोमर्स का निर्माण होता है। तो D और L इनहेंसिमर्स का निर्माण किसके आधार पर हुआ था, कायरल कार्बन के आधार पर। कौन सा कायरल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के अलावा जो भी कायरल कार्बन थे उनका कायरल कार्बन। अब यदि हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा के आधार पर यदि कुछ निर्माण हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, बीटा डी ग्लूकोज बनता है, तो डी ग्लूकोज, तो डी का मतलब तुमको समझ में आ गया। बोले अल्फा और बीटा का मतलब कहां से आया, तो जहां पे भी अल्फा और बीटा शब्द आएगा, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का भी जो कार्बन है वो भी क्या हो चुका है, कायरल कार्बन बन चुका है। वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे यहाँ पे बात करी थी होवर्थ प्रोजेक्शन की, ये लिखा हुआ था। होवर्थ प्रोजेक्शन क्या है,
लीनियर फॉर्म से जब आप स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में शो करते हैं तो लीनियर फॉर्म वाला फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, और आपका साइक्लिक फॉर्म वाला क्या कहलाता है, होवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, जो कि 5 कार्बन या 6 कार्बन की रिंग में शो किया जाता है। यहाँ के लिए हम सिंपल सी बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन की एक रिंग में शो किया गया है, तो ये एक्जेक्टली क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वही क्या हो गया, कायरल हो गया। क्यों हो गया कायरल, क्योंकि इधर पे अलग एटम है, इधर पे अलग एटम है, इधर पे क्या है, अलग एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रखा है भाई, अलग एटम जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये दोनों एटम अलग अलग हो गए हैं, सॉरी चारों एटम अलग अलग हो गए हैं, तो चारों एटम के अलग अलग होने की वजह से ये कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। लेकिन ये कायरल कार्बन अपने आप में एक क्या था, ग्रुप था। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो उस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ये क्या बन जाएगा हमारा, अभी कायरल कार्बन बस ना रह करके एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। तो अब इसको कहें सामान्य भाषा में कि सभी कायरल कार्बन क्या होते हैं, सभी एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन ही होते हैं। सभी एनोमेरिक कार्बन कायरल कार्बन ही होते हैं, बशर्ते कि अंतर क्या होता है, तो एनोमेरिक कार्बन बस वो कायरल कार्बन होगा जो किसमें प्रेजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां तक की बात। इसको यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ये क्या था, फिशर प्रोजेक्शन था। फिशर प्रोजेक्शन मतलब कि हमने एक नॉर्मल रिंग फॉर्म में इसको शो करने का प्रयास किया। अब ये यहाँ पे क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, ग्लूकोज को लेकर के बात करें। ये जब आप इस पूरे फॉर्मूला को या पूरे स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, होवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, होवर्थ प्रोजेक्शन में, मतलब कि रिंग फॉर्म में लेकर के जाएंगे। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ये कार्बन जो था यहाँ पे आकर के क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा, इसलिए इस कायरल को हम क्या बोलने लग जाएंगे, एनोमेरिक बोलने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो सभी एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, दरअसल अपने आप में कायरल कार्बन ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि वो जो एनोमेरिक कार्बन का कायरल कार्बन होगा वो कार्बोनिल ग्रुप में ही बन रहा होगा, ये तो एल्डिहाइड में या कीटोन में। ठीक है, अब इसके आधार पर है ना, इस एनोमेरिक कार्बन के आधार पर क्या होगा, अल्फा और बीटा का निर्माण होगा एनोमर्स का। ठीक है, ये जो डी और एल का निर्माण तुमने करवाया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर, वैसे ही हम किसका निर्माण करवाएंगे, अभी अल्फा और बीटा का भी निर्माण करवाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पर है ना। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले आता है अल्फा एनोमर कैसे बनेगा। The hydroxyl group on the anomeric carbon is below the plane of the ring that is opposite to the CH2H group, है ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रखा है, यदि बिलो द प्लेन है, यहां पे बात करो, यहां पर क्या बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे। यहां पर क्या हो रखा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जैक्टली प्लेन मान के चलो, तो इसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे, अथवा हम क्या बोल देंगे, एबव द प्लेन रहेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। हम उसको क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो अब बोले इसका पूरा नाम क्या होगा, ये लिखा हुआ है पायरानोज फॉर्म द डी ग्लूकोज, बोले इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा इसका पूरा, अल्फा डी ग्लूकोज नाम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है, बिलो द प्लेन है। यदि यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता, एबव द प्लेन हो जाता, तो हम इसको अल्फा की जगह क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, अल्फा की जगह बीटा कहते हैं। कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज अबव द प्लेन ऑफ द रिंग दैट इज सेम साइड एज द CH2H ग्रुप इन द डी सुगर्स। ठीक है, तो CH2H के सेम साइड में हो जाता, दैट इज कि बिलो द अबव द प्लेन हो जाता, तब फिर ये अल्फा की जगह क्या बन जाता, बीटा बन जाता। और हम इसको नाम क्या देते, बीटा डी ग्लूकोज नाम दे देते हम इसको। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का निर्माण कैसे होता है इसको समझ लिए। जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एनोमेरिक कार्बन के साथ, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि बिलो द प्लेन है तो वो अल्फा कहलाएगा, अल्फा शुगर कहलाएगी। और यदि वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन है तो वो क्या कहलाएगा, बीटा शुगर कहलाएगी। तो अल्फा शुगर क्या है, बीटा शुगर क्या है, डी शुगर क्या है, एल शुगर क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनोमेरिक कार्बन जो कि कहाँ पे होता है, C1 में है ना। इसको हमने देखा पीछे भी कि भाई एनोमेरिक कार्बन इसमें रहेगा, एल्डोज में C1 पे रहेगा, और कीटोज में कहाँ पे देखने को मिलेगा, सामान्यतः C2 में देखने को मिलता है। तो हमने पीछे इसको देखा हुआ था। ठीक है, अब ये पूरा एक वो लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है ना, किसमें कितना कहाँ पे पाया जाता है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। यदि पीछे की बात को आप समझ गए होंगे तो इस टेबल को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पीछे हमने देख लिया था कि भाई एल्डोज में कहाँ पे होता है, C1 में होता है, कीटोज में कहाँ पे होता है, C2 में होता है एनोमेरिक कार्बन। ये बात वही बात यहाँ पे भी वापस से रिपीटेशन में लिखी हुई है। ठीक है,
अब आता है व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन, मतलब क्यों आवश्यकता है एनोमेरिक कार्बन की। तो पहला म्यूटा रोटेशन में, बोले कैसे, तो अल्फा और बीटा के कन्वर्जन में, कहीं अल्फा बनाएंगे कहीं बीटा बनाएंगे आप, ठीक है, तो उसको लेकर के भाई बीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा आप ऐसे जा रहे हैं। एक दूसरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर के कि द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन डाइसैकेराइड्स, है ना, मतलब कि सुक्रोज और माल्टोज में। तो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आवश्यकता है, दूसरा म्यूटा रोटेशन के लिए आवश्यकता है, तीसरा रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में कि इफ द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फ्री द शुगर इज रिड्यूसिंग, दैट इज ग्लूकोज, माल्टोज आदि आदि। और इफ द एनोमेरिक कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, यही एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बोले हम किस शुगर को रिड्यूसिंग कहेंगे, किस शुगर को रिड्यूसिंग नहीं करेंगे। परिभाषा के बजाय हम यदि इस पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करें तो यदि एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, और यदि एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो वह क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, यहां तक की बात, ये एक जटला पूरा कहानी का था, हमारा एनोमेरिक कार्बन का था। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी मेरे ख्याल से मैंने पीछे आपको समझा दी थी। ये पोलराइज्ड लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे समझाया हुआ, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे लाइट आप पास ऑन करते हैं तो लाइट राइट साइड में मुड़ती है, लेफ्ट साइड में मुड़ती है। राइट साइड में मुड़ेगी तो आप उसको डी शुगर बोलेंगे, लेफ्ट में मुड़ेगी तो आप उसको एल शुगर बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मान लो एक लाइट सोर्स आपने रख दिया, बल्ब रख दिया आपने, है ना, यहाँ पर आपने क्या रखा है, एक अनपोलराइज्ड लाइट पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहे हैं आप यहाँ से, तो अब ये एग्जैक्टली जाएगा और यहाँ से हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो लाइट है वो किस ओर मुड़ रही है। यदि लाइट राइट साइड में मुड़ रही है तो हम उसको डी कहेंगे, यदि लाइट लेफ्ट साइड में मुड़ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एल शुगर कहेंगे। ये पोलराइजर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि डी और एल कैसे बनते हैं, क्या वो एग्जैक्टली इंपैक्ट डालते हैं पोलराइज लाइट पे, ध्रुवीकृत प्रकाश को क्या इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, इन एंस्यूमर्स में एंड देयर ऑप्टिकल रोटेशन को लेकर कि अब ये ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, उसको समझ लेते हैं क्या है। तो इन एंस्यूमर्स आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are mirror images of each other but can't be superimposed। ठीक है, इनएंस्यूमर्स क्या होते हैं कि एक ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं। कैसे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, वापस से समझो इस चीज को। कहां पर ये है ना, ये इनएंस्यूमर है दोनों, ये क्या है, डी और एल दोनों क्या है, इनएंस्यूमर हैं। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब तुम इसको इधर से पलटी मारोगे तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना। लेकिन मैं कहता हूं तुम इसको यहां से उठा करके पूरा का पूरा इसके ऊपर ला करके रख दो, क्या सुपर इंपोज होंगे, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है और एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है, तो सुपर इंपोज हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मिरर इमेज तो है ना भाई, मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा आईने के तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, मैं वैसे ही दिखाई दूंगा, वैसे ये भी कहानी है, लेकिन ये सुपर इंपोज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही बात यहां पे भी क्या है, लिखी हुई है। ठीक, तो इनएंस्यूमर्स क्या हैं, तो एक ऐसा मिरर इमेज होता है जो सुपर इंपोज नहीं हो सकता। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटिव हो सकते हैं जिनको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीवोरोटेटिव हो सकते हैं जिनको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डेक्स्ट्रोरोटेटिव के लिए कई बार डी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और उसके लिए एल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, पीछे हमने इस चीज को समझाया हुआ था। ठीक, वही आपका ये लाइट वाला एक डी और एल का लाइट वाला एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शो किया गया है, जो कि एग्जैक्टली यही वाला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरे फॉर्मेट में है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब आता है कि कैसे हम इसको मेजर करें ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉजिटिव में जा रही है, निगेटिव में जा रही है, कैसे हम मेजर करें, क्या इंपैक्ट इस पे निकल करके आता है। ठीक है, तो द एक्सटेंट ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड यूजिंग अ पोलरीमीटर। सबसे पहला क्वेश्चन यही पे है कि इन मोनोसैकेराइड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, किसका। तो चूंकि आप क्या कर रहे हैं, पोलराइजेशन करवा रहे थे, तो कैसे मेजर करेंगे, पोलरीमीटर से मेजर करेंगे। कैसे, पोलरीमीटर से आप क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, पहली बात आती है। ठीक है, द ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिपेंड्स ऑन, अभी जो रोटेशन होगी है ना, प्लस में होगी, माइनस में होगी, डी में होगी, एल में होगी, ये सब सेम बातें हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, नेचर ऑफ द एनेंस्यूमर पे डिपेंड करेगी, यौगिक का प्रकार किस प्रकार का है ना। दूसरा, यह प्रकृति किस प्रकार की एनेंस्यूमर की।
दूसरा उसका सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितना है। तीसरा पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल कितनी है, कि उसको कितनी देर हमको ट्रेवल करवाना है। चौथा वेवलेंथ कितनी है लाइट की, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे सोर्स ऑफ द लाइट रखा, अब इस सोर्स ऑफ द लाइट का वेवलेंथ कितना है, ये लाइट कितनी दूर तय करके जाकर के हमारे कंपाउंड से जुड़ेगी, है ना। तो ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा आता है टेम्परेचर कितना है उस चीज का, ठीक है। तो 5 से 6 चीजें ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंपैक्ट कर सकती हैं। पहला नेचर ऑफ इनेंस्यूमर, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इनेंस्यूमर, तीसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, चौथा पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल, और पांचवा आ जाता है टेम्परेचर। ये सब क्या करेंगे, इंपैक्ट डालते हैं। अब आता है यहां पर छोटा सा एक टॉपिक, वो है व्हाट आर द रेसमिक मिक्सचर्स इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। रेसमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले समझ लो रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर्स आर दोज कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनेंस्यूमर्स। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डी और एल दोनों समान मात्रा में प्रेजेंट हैं, प्लस और माइनस दोनों समान मात्रा में प्रेजेंट है, देन हम उसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसमिक मिक्सचर की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। यहां पे लिखा भी हुआ है कि रिजल्टिंग इन नो नेट ऑप्टिकल रोटेशन। बात समझ में आई। जो ऐसे कंपाउंड्स या रेसमिक मिक्सचर वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि उसमें डी और एल दोनों इनेंस्यूमर प्रेजेंट हैं, और यदि दोनों इनेंस्यूमर प्रेजेंट हैं तो उस प्रकार के मिक्सचर की, जिसको रेसमिक मिक्सचर कहते हो, उस प्रकार के रेसमिक मिक्सचर की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी और एल दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इस कारण से ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो टोटल सम निकलता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द यूज और एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। पहला आता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, कि मेनी ड्रग्स एग्जिस्ट एज इनेंस्यूमर्स वेयर वन मे बी थेरेप्यूटिकली एक्टिव व्हाइल द अदर मे बी इनएक्टिव और हार्मफुल। एक कंपाउंड है, मान लो उदाहरण के लिए एक्स है ना, उस एक्स कंपाउंड के 2 इनेंस्यूमर हैं, डी और एल। हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कि जो एल कंपाउंड है, डी इनेंस्यूमर है, उसकी डी की बात करें, है ना, उस डी इनेंस्यूमर की कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है, कोई उससे हमको लाभ नहीं मिलने वाला उसको खा करके, और यदि खा भी लिया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसी कंपाउंड का जो एल इनेंस्यूमर होगा उसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी है, मतलब उसका मेडिसिनल यूज भी है, और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो पहला यूज इस प्रकार के इनेंस्यूमर का कहां पे किया जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी वालों का, वो किया जाता है कहां पर, मेडिकल साइंस में, दवाइयों के निर्माण में। दूसरा फूड और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कि कोई शो करेगा इनेंस्यूमर ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फ्लेवर कोई शो नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा कहां पे यूज करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में यूज करते हैं, है ना, जहां पे मोस्ट बायोमॉलिक्यूल्स लाइक एमिनो एसिड सुगर्स आर कायरल एंड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमने इस बात को पीछे भी देखा हुआ था कि अमाइनो एसिड्स भी क्या करते हैं, कायरल एक्टिविटी शो करते हैं, और इस कायरल एक्टिविटी के आधार पर, जो कि कार्बोहाइड्रेट भी शो कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उनको बायोकेमिस्ट्री में, फूड फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनेंस्यूमर और लीवोरोटेटरी इनेंस्यूमर में एक अंतर लिखा हुआ है, समराइजेशन है, अभी तक की पूरी बातों का समराइजेशन है। डेफिनेशन मैंने पीछे आपको बता दी थी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड लेकर के जाएगा, क्लॉकवाइज लेकर के जाएगा, उसको हम डी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड में लेकर के जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीवोरोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। नोटेशन कैसे करते हैं, प्रदर्शन कैसे करते हैं, उसको बताते कैसे हैं, तो या तो प्लस के साइन से बताते हैं या डी स्मॉल के साइन से बताते हैं, ठीक है। यहाँ तो माइनस के साइन से बताते हैं यहाँ पे, या फिर स्मॉल एल के साइन से बताते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन कैसी होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे कैसी होती है, निगेटिव होती है। दोनों का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो पोलरीमीटर से क्या करते हैं, दोनों का मेजरमेंट करते हैं। इफेक्ट क्या शो करते हैं रेसमिक मिक्सचर में, तो ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, इट कैंसल्स आउट विथ, है ना, एल या लिबोरेटरी एक्टिविटी, और इट कैंसल्स आउट विथ डेक्स्ट्रोरेटरी एक्टिविटी। मतलब रेसमिक मिक्सचर में दोनों ही कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शून्य हो जाती है। बात मैंने पीछे आपको समझाई थी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनके, तो डी ग्लूकोज, डी लैक्टिक एसिड, ऐसे यहाँ पे एल ग्लूकोज, एल लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल हो सकते हैं। एप्लीकेशन हमने पीछे आपको बताया, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक समराइजेशन है, आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। अब आता है यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक, वो है ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन फॉर्म ऑफ द मोनोसैकेराइड्स एंड होवर्थ प्रोजेक्शन। साइक्लिक और असाइक्लिक एग्जैक्टली क्या होता है, तो जो साइक्लिक है वही होवर्थ है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट इन 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स।
एक स्ट्रक्चरल फॉर्म को हम असाइक्लिक बोलते हैं, इसी को असाइक्लिक वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर फॉर्म बोलते हैं। अब जो दूसरा क्लोज्ड चेन वाला साइक्लिक वाला एग्जैक्टली आता है, उसमें एक रिंग के फॉर्म में देखने को स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ओपन चेन असाइक्लिक फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन शोइंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। एक सीधी चेन दिखाई देती, जो अभी तक आपने उदाहरण इतने सारे देखे वो सब क्या थे, फिशर प्रोजेक्शन के उदाहरण थे। ठीक है, क्लोज चेन जो कि साइक्लिक फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल हेमीकीटल फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय होवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 5 या 6 कार्बन की एक रिंग बना करके मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उस प्रकार की चीज को क्या बोलते हैं, साइक्लिक फॉर्म वाले को होवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऊपर असाइक्लिक वाले को, ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन, ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। क्लोज चेन, साइक्लिक चेन, ये क्या हो गया हमारा, होवर्थ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन, होवर्थ प्रोजेक्शन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन चेन असाइक्लिक फॉर्म की। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बात होती है, तो इन एक्वस सॉल्यूशंस जो हमारे क्या होंगे, जलीय विलयन होंगे, उनमें मोनोसैकेराइड्स रेयरली एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। एक्वस सॉल्यूशन में यदि आप किसी मोनोसैकेराइड को डालोगे, ध्यान में रखना, एक्वस सॉल्यूशन में यदि जलीय विलयन में किसी मोनोसैकेराइड को डालोगे तो वह कभी भी फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में या असाइक्लिक फॉर्म में या ओपन चेन के फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप को नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि उनके बीच की जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन की प्रोसेस से उनका लीनियर फॉर्म तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइक्लिक में। उनका असाइक्लिक फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक में। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज जो कि एल्डोहेक्सोज है और डी फ्रक्टोज जो कि कीटोहेक्सोज है। ठीक है, तो वो ओपन चेन शो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, ये हो गया एग्जैक्टली, है ना, ये हमारा इधर राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाले की बात करें। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फिशर प्रोजेक्शन हो गया, है ना। ये क्या है, होवर्थ प्रोजेक्शन है। ये क्या है, होवर्थ प्रोजेक्शन, अभी समझने वाले हैं इसको हम आगे, है ना। और यहाँ पर ये एग्जैक्टली, है ना, ये भी क्या हमारा फिशर प्रोजेक्शन है, या लीनियर फॉर्म है, या असाइक्लिक फॉर्म है। ठीक है, या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में इस फॉर्म में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर एक्टिविटी होती है वो इनको सीधे कहाँ लेकर के जाती है, इस फॉर्म से साइक्लिक में लेकर के जाती है। ठीक है, तो इसलिए उस फॉर्म में वो नहीं टिकते हैं। ठीक, अब आता है क्लोज्ड चेन को लेकर के। तो क्लोज्ड चेन क्या है, तो बोले क्लोज्ड चेन का मतलब ये हो भाई, साइकिल बन गई उसकी, असाइक्लिक से कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में यदि रिएक्शन होती है, तो उनके रिएक्शन की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन होने की वजह से साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है। ठीक है, ये जो साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा वो दो फॉर्म में निकल करके आएगा। यदि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें अभी प्राइमरी है तो वो कैसे निकल करके आएगा, हेमी एसिटल के रूप में निकल करके आएगा, जो कि एल्डोज शुगर होगा। और यदि वो कीटोन शुगर था, कीटोज शुगर था, कीटोन ग्रुप उसमें प्रेजेंट था, तो क्या कहलाएगा, हेमीकीटल कहलाएगा। तो साइक्लिक फॉर्म ऑफ जो मोनोसैकेराइड होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एल्डोज वाला हेमी एसिटल कहलाएगा, और कीटोज शुगर जैसे मान लो फ्रक्टोज है, वो क्या कहलाएगा उस समय, हेमीकीटल कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो रिंग होती है यह दो प्रकार की हो सकती है, या तो 5 कार्बन की हो सकती है या तो 6 कार्बन की हो सकती है। यदि वो 5 कार्बन की है तो हम उसको फ्यूरानोज बोलेंगे, और यदि वो 6 कार्बन की है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पायरानोज बोलेंगे। ठीक है, तो पायरानोज क्या है, फ्यूरानोज क्या, उसको ध्यान में रखना है। अब आता है होवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज क्या एग्जैक्टली, है ना। तो होवर्थ प्रोजेक्शन इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइक्लिक फॉर्म। अब ये तुमने जो इतनी पूरी बात ऊपर पढ़ी ना, यही तो होवर्थ प्रोजेक्शन है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्ट्रेट चेन वाले, ओपन चेन वाले, है ना, और एग्जैक्टली स्ट्रेट चेन, ओपन चेन, लीनियर फॉर्म के स्ट्रक्चर को यदि तुम साइकिल फॉर्म में लेकर के आते हो तो ये लेके आने की प्रोसेस ही होवर्थ प्रोजेक्शन है। आप क्या कर रहे हो, उसको होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। जैसे यहां पर है, ये क्या है, फिशर है, यहां से यहां तुम लेकर के आगे साइकिल में, ये क्या हो गया हमारा, होवर्थ हो गया। ठीक है, तो ये फिशर है और उधर वाला क्या हो गया आपका, ये होवर्थ हो गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अभी था कि भाई आप फिशर प्रोजेक्शन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ दी फिशर प्रोजेक्शन टू अ होवर्थ प्रोजेक्शन।
ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन और होवर्थ प्रोजेक्शन के आधार पर आप तय करते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करें, जैसे ये पायरानोज है, तो तुमको पता चल रहा है, बोले पायरानोज है मतलब कितनी रिंग हो गई, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता करते हैं। पायरानोज लिखा हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, इसको पूरा समझो। बोले अल्फा लिखा हुआ होगा, है ना, तो अल्फा लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो अल्फा लिखे होने का मतलब होता है कि ये जो एग्जैक्टली साइक्लिक फॉर्म का जो वो है ना, साइक्लिक फॉर्म में हमारा जो कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है ना। और कौन सा कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है साइक्लिक फॉर्म का, हमारा कार्बोनिल कार्बन, कौन सा, कार्बोनिल कार्बन वो एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा डी हो गया हमारा, इनेंशियोमर को शो कर रहा है, और ग्लूकोपायरानोज में पायरानोज क्या हो गया, 6 कार्बन की रिंग को शो कर रहा है। इससे हमको पता चलता है कि एक मोनोसैकेराइड है जिसमें कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, और 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड को हम एल्डोज में क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, और कीटोज में क्या कहते हैं, तो फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है इसके संबंध में, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है एक, है ना, जैसे यहाँ पर एक आपका एग्जैक्टली फिशर प्रोजेक्शन शो किया गया है डी ग्लूकोज के रूप में, और इस फिशर प्रोजेक्शन से आप कहाँ पे जाते हैं, साइक्लाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से होवर्थ प्रोजेक्शन में जाते हैं। तो ये फिशर प्रोजेक्शन में शो किया गया है, ये होवर्थ प्रोजेक्शन में शो किया गया है, डी ग्लूकोपायरानोज डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली शो किया जाता है। एनोमेरिक कार्बन क्या था वो मैंने आपको समझाया था। एनोमेरिक कार्बन क्या था, तो एक कायरल कार्बन जो किस में प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो ये एनोमेरिक कार्बन उठ करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना था। इसी चीज में हमने देखा था कि OH कहाँ पर है, तो OH ऊपर है या नीचे है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए OH प्लेन के नीचे जा रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये अल्फा है अथवा बीटा है, उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अल्फा बीटा कहानी मैंने पीछे आपको समझाई हुई थी, ठीक है, तो आपको देख लेना है। अब साइक्लिक और ओपन में हमने देखा हुआ था कि ओपन चेन और साइक्लिक चेन में हम कैसे उसको बताते हैं। तो पीछे जितनी बातें डिस्कस की वही सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये ओपन चेन वाला लीनियर होता है, और क्लोज चेन वाला कैसा होता है, रिंग फॉर्म में होता है। तो पायरानोज रिंग में होगा या किस में होगा, फ्यूरानोज रिंग में होगा, ठीक है। तो उसको हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्शन में ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, ये होवर्थ प्रोजेक्शन कहलाता है। स्टेबिलिटी को लेकर के बात करें तो यहाँ स्टेबिलिटी कम होती है और यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको ध्यान में रखना। कैसे ध्यान में रखोगे, ये देखो पीछे के तुमको बता देना अभी एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, ये रहा। इन एक्वस सॉल्यूशंस मोनोसैकेराइड्स रेयरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन फॉर्म, कौन से फॉर्म, फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में, कि यदि तुम किसी मोनोसैकेराइड को पानी में घोलते हो तो फिशर प्रोजेक्शन में लेस स्टेबल है, और होवर्थ प्रोजेक्शन में वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो लेस स्टेबल है और यहाँ पे क्या है, वो मोर स्टेबल है, ठीक है। फॉर्मेशन को लेकर के हमने देख लिया था कि कंटेन्स अ फ्री एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप, जबकि यहाँ पे है तो हेमी एसिटल होगा या हेमी कीटल होगा। साइक्लिक फॉर्म में हेमी एसिटल हेमी कीटल कहलाता है, हमने यहाँ पे देखा हुआ था, है ना। पायरानोज और फ्यूरानोज के आधार पर हेमी एसिटल और हेमी कीटल में बनेगा। यदि हेमी एसिटल है तो एल्डोज शुगर है, और यदि हेमी कीटल है तो क्या है, कीटोज शुगर है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ध्यान में रखना। एग्जाम्पल वहाँ पे लिखे डी ग्लूकोज और डी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारी आज की क्या थी, क्लास थी, जिसमें आज हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को समझने का प्रयास किया। डी क्या है, एल क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है ना। इस पूरी कहानी को फ्यूरानोज पायरानोज आदि आदि कहानी को हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में थोड़ा सा और अभी हम समझने का प्रयास करें। कुछ और स्ट्रक्चर्स अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज यहाँ हम इस क्लास को खत्म करेंगे। आप में से जो लोग नोट्स वगैरह चाहते हैं, पूरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर, जो सामने नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहाँ पर बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।